अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स और फिजिक्स का जो बैकग्राउंड था और दो तीन ब्रांचेस के बारे में मैंने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हमने इसके जितने भी ब्रांचेस हैं उनको हमने कंप्लीट करना है। चौथे नंबर पे जो आपके पास ब्रांच है वो है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम प्रोडक्शन, किस चीज की प्रोडक्शन के बारे में, और साथ ही यहां पे हमने लिखा है एन इफेक्ट ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर के ऊपर किसी चीज की प्रोडक्शन करना, या वो जो लो टेम्परेचर के ऊपर आपने किसी चीज की प्रोडक्शन की उसका इफेक्ट किया है, इनके बारे में स्टडी करना, डेट इज कॉल्ड क्रायोजेनिक्स। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो जरा सा मैं इस क्रायोजेनिक्स के बारे में मैं आपको बता भी देता हूं कि क्रायो का मतलब क्या होता है, कौन, ठीक है, और जेनिक्स का मतलब होता है प्रोडक्शन, यानी कोल का प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो क्रायोजेनिक्स की एप्लीकेशन के ऊपर वर्क करते हैं। अगर आप कहें कि सर कोई एग्जांपल, आपके पास रेफ्रिजरेटर है, आपके पास एसी है, ये क्रायोजेनिक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, ठीक है। ये आजकल के जमाने में ये क्रायोजेनिक्स इंजीनियरिंग भी है, ये एक अलग फील्ड है क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग, जो कि बहुत आने वाले जमाने में इसका साइंस में या फिजिक्स में बहुत बड़ा किरदार होगा। आजकल के जमाने में भी है, लेकिन इसका जो नॉलेज है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी टेक्नोलॉजी में, इसकी एप्लीकेशन में इजाफा होता जा रहा है। इस क्रायोजेनिक्स को आप एज अ मेडिकल में भी यूज कर सकते हैं, एज अ ट्रीटमेंट, मेडिकल में एज अ ट्रीटमेंट के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस है। मैंने तो 3 एग्जांपल आपको बताया कि रेफ्रिजरेटर है, वहां पे आपने करना क्या है कि किसी भी चीज को ठंडा करना है। दूसरे नंबर पे एसी, एसी भी आपके पास क्रायोजेनिक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। यह था क्रायोजेनिक्स के बारे में। ये न्यू ब्रांच है इस बुक्स के अंदर, ये न्यू ब्रांच को ऐड किया क्रायोजेनिक्स, जो कि इसके बारे में मैंने बताया कि अब इस पर अभी भी काम जारी है, कंटिन्यू है, लेकिन आने वाले जमाने में ये फिजिक्स का एक अहम ब्रांच होगा। बल्कि क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग ये अलग एक फील्ड है, ठीक है। क्रायोजेनिक्स में आपने किस चीज के बारे में, कूल की प्रोडक्शन करना, और साथ ही उस कूल को जब आपने प्रोड्यूस किया उसका क्या इफेक्ट है। एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस से, इस तरीके से हीलियम गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जितने भी गैसेस है उसको आपने लिक्विफाई करना, ठीक है, उसको आपने करना क्या, लिक्विफाई करना। तो आपने उसको जब लिक्विफाई किया उसका इफेक्ट क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आता है, उसकी बिहेवियर क्या होगी, ठीक है। तो जितने भी गैसेस है वो जब आप लो टेम्परेचर, यानी उसको आपने जब लिक्विफाई में चेंज किया तो उसके इफेक्ट या उनकी प्रॉपर्टीज या उनकी बिहेवियर में चेंजिंग आता है। पहले जो उसका प्रॉपर्टीज या बिहेवियर उनके होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये था क्रायोजेनिक्स के बारे में। साथ ही आपके पास दूसरा जो ब्रांच है वो है प्लाज्मा फिजिक्स। व्हाट इज प्लाज्मा फिजिक्स? क्या है? प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयन। आयन की प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करना, आयन की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना, आयन का बिहेवियर क्या है। एग्जांपल, आपने देखा होगा कि हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि ये पॉजिटिव आयन बना, ये नेगेटिव आयन बना, NaCl, ठीक है। Na के ऊपर प्लस चार्ज आता है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, वहां पे वो आयन बनता है। इस तरीके से ये जो ब्रांच है प्लाज्मा फिजिक्स, ये किसी भी स्टेट को, चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो, उसको आयोनाइज फॉर्म में चेंज करना, आयन की फॉर्म में चेंज करना। ये जो आपने आयन की फॉर्म में चेंज किया, उनकी जो प्रोडक्शन है उनके बारे में स्टडी करना, उनका जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। इसका एग्जांपल सन का जो लाइट है, इस तरीके से आपकी रूम में जो लाइट लगा हुआ है ये आयोनाइज, यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपको लाइट मिल रही है, ये जो रोशनी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये लाइट, ये प्लाज्मा फिजिक्स के थ्रू, इसके पीछे प्लाज्मा फिजिक्स की एप्लीकेशन है। उम्मीद है कि प्लाज्मा फिजिक्स आपको समझ में आया होगा। प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयन के बारे में स्टडी करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, rigid solid matter, the branch of physics which deal with the study of rigid solid matter। rigid का मतलब होता है सख्त, सख्त मैटर के बारे में स्टडी करना। एग्जांपल, आपने स्टडी किया होगा कि सॉलिड 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। नंबर 1 एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, दूसरा होता है एमोर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो अरेंजमेंट, उनका जो अरेंज है वो तरतीबी नहीं होती बल्कि एक सीक्वेंस से होते हैं। वो जो पार्टिकल होते हैं किस चीज में, क्रिस्टलाइन में। और एमोर्फस में क्या होता है कि वहां पे जो पार्टिकल है वो, वहां पे उनका सीक्वेंस सही नहीं होता है, उसमें बेतरतीबी पाई जाती है। तो यहाँ पे
सबसे पहले सॉलिड के दो फॉर्म होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमोर्फस फॉर्म, लेकिन सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमने स्टडी करना है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। क्रिस्टलाइन का आपके पास एग्जांपल है, जिस तरीके से आपके पास डायमंड है, जिस तरीके से आपके पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में स्टडी करना, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, यानी कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद स्टडी ऑफ रिजिड सॉलिड मैटर, रिजिड सख्त सॉलिड मादा, उनके बारे में स्टडी करना, उसको क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। जियोफिजिक्स, स्टडी ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी करना, इट इज कॉल्ड जियोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स, सेलेस्टियल बॉडीज है, यानी आसमानी बॉडीज के बारे में स्टडी करना, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द सेलेस्टियल बॉडीज इज नोन एज एस्ट्रोफिजिक्स। फॉर एग्जांपल, आपके पास स्टार है, आपके पास प्लेनेट है, इनके बारे में स्टडी करना, इसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब यहां पे यह है कि रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उनके बारे में स्टडी करना, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एग्जांपल अगर आप कहें सर कोई एग्जांपल, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हम, एक होता है नेचुरल मैग्नेटिक, एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेटिक। आर्टिफिशियल मैग्नेट आप खुद बहुत बना सकते हो कुछ मेथड के थ्रू। नंबर वन जो आपके पास मेथड है, आप यानी इलेक्ट्रिसिटी से जो रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से जो रिलेटेड मेथड है, कोई भी मेटल आपने करना क्या, उससे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है। पास करने के बाद वो उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस हो जाते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज उसमें पाई जाते हैं, जब आप क्या करते हो, उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो, तो उसमें मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको आर्टिफिशियली मैग्नेट बनाया, आपने उससे हाई इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, पास करने की वजह से उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज आ गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यहां पे जो रिलेशनशिप है, इनके बारे में स्टडी करना, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इसका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा रिलेशनशिप इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो रिलेशनशिप है, इनके बारे में स्टडी करना, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद स्टडी, व्हिच डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होते हैं, बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज मोशन। कोई भी फ्लूइड हो, उनकी बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, लेकिन कब, वो रेस्ट की हालत में भी हो सकते हैं और वो मोशन की हालत में भी हो सकते हैं, इनके बारे में स्टडी करना, इट इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स। एग्जांपल, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज मोशन इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स। यानी कोई भी फ्लूइड हो, वो चाहे रेस्ट की हालत में हो, चाहे वो मोशन की हालत में हो, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनकी बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स। हाई एनर्जी फिजिक्स या पार्टिकल फिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स को आप पार्टिकल फिजिक्स भी कह सकते हो। इसका जो डिफिनेशन है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद स्टडी ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल दैट कंस्टिट्यूट मैटर एंड रेडिएशन, ऐसे पार्टिकल जिनके पास मैटर भी और वो रेडिएशन को इमिट्स करता हो, इन पार्टिकल के बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड हाई एनर्जी फिजिक्स या पार्टिकल फिजिक्स। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल, ये भी एक पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन एक पार्टिकल है, जो कि अब नए पार्टिकल भी एटम के अंदर डिस्कवर हो चुके हैं, क्वार्क्स, पॉजिट्रॉन, एंटी पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, इस तरीके से आपके पास मिजॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये सारे पार्टिकल आपके पास जो है, इनके बारे में स्टडी करना, लेकिन यहां भी क्या कह रहे हैं कि उन पार्टिकल के बारे में स्टडी करना जो मैटर भी हो और साथ ही उनसे रेडिएशन भी इमिट्स होते हो, ऐसे पार्टिकल के बारे में स्टडी करना, इट इज कॉल्ड हाई एनर्जी फिजिक्स या पार्टिकल फिजिक्स। आपके पास आखिर में एक ब्रांच है फिजिक्स से रिलेटेड, आखिर का एकॉस्टिक, ठीक है। ये एकॉस्टिक फिजिक्स या एकॉस्टिक वहां पे सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपने रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में स्टडी करना। एग्जांपल, इसका क्या मतलब है, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इज नोन एज एकॉस्टिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एग्जांपल, सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ साउंड नहीं कह सकते हो, यानी जिस जगह से साउंड प्रोड्यूस हुआ और फिर वो एक सरफेस से टकराने के बाद वापस वो रिफ्लेक्ट होते हैं, वो जो उनका रिफ्लेक्शन है, वापस उनका जो रिफ्लेक्शन है उनके बारे में, यानी रिप्रोडक्शन। यहां पे मैंने क्या लिखा है, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ही रिप्रोडक्शन, साउंड प्रोड्यूस हुआ, एक सरफेस से टकराने के बाद उसी साउंड के बारे में स्टडी करना, उसको क्या कहते हैं, एकॉस्टिक। जिस तरीके से जिसको हम इको भी कहते हैं, इको, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम क्या कहते हैं, इको।
साउंड एक सरफेस से टकराया, टकराने के बाद वो वापस आया, इसको क्या कहते हैं, एकॉस्टिक। ये जो साउंड प्रोड्यूस रिप्रोडक्शन इनकी हुई, यानी वापस इनका जो रिफ्लेक्शन हुआ, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी एकॉस्टिक का, ठीक है। साउंड के लिहाज से इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। सबसे पहले रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन ये इसका एक मेन एप्लीकेशन है। रिवर्बरेशन इंजीनियरिंग भी है। रिवर्बरेशन का जितने भी इंजीनियरिंग होते हैं, यानी जितने भी इंजीनियर होते हैं इस फील्ड से रिलेटेड, वो जब कोई कंस्ट्रक्शन यानी कोई क्लासरूम या कोई हॉल वगैरह, ठीक है, वो उनकी जब डिजाइनिंग करते हैं तो उनकी डिजाइनिंग जो है वो इस तरीके से करते हैं ताकि उससे साउंड जो है सर्फेस से टकराए और वापस मल्टीपल रिफ्लेक्शन उसका हो सके। कितने मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी एक साउंड गया उससे मल्टीपल रिफ्लेक्शन आए, उसको कहते हैं, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन, ठीक है। इसके बारे में मैंने बता दिया कि ये रिवर्बरेशन जो है, रिवर्बरेशन इंजीनियरिंग एक अलग फील्ड है। इससे रिलेटेड जितने भी इंजीनियर होते हैं वो जब कोई हॉल या क्लासरूम, वो इस तरीके से उनकी कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि वहां पे जो साउंड है रिफ्लेक्शन के बाद वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन उसका हो सके और हर कोने तक आवाज जो है वो इक्वल डिवाइड हो सके, उसको क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। ये था आखिरी फिजिक्स का जो ब्रांच, एकॉस्टिक। रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इज नोन एज एकॉस्टिक, ठीक है। और रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड आप ये भी कह सकते हो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज इज नोन एज एकॉस्टिक। रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनकी बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एकॉस्टिक। ये था एकॉस्टिक फिजिक्स का बिल्कुल आखिरी ब्रांच। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना। थैंक यू सो मच।